1947 में इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान को दो भागों में बांटा गया, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान को आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। ऐसे क्या हालात हुए कि ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश बन गया? इसकी पूरी कहानी छुपी है 1971 की इंडिया पाकिस्तान जंग में। 1971 में हुई जंग को समझने के लिए आपको 1970 में हुए कई वाक़यात को समझना होगा। 1970 में शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीते, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहता था। 7 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान को एक आज़ाद देश बनाने का प्रस्ताव रखा। इसी प्रस्ताव के खिलाफ पाकिस्तानी आर्मी ने शेख मुजीबुर रहमान को 25 मार्च 1971 को जेल में कैद कर लिया। पाकिस्तानी आर्मी ने 30 लाख लोगों का ईस्ट पाकिस्तान में कत्लेआम किया, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। उन्होंने 4 लाख औरतों का बलात्कार किया। इन सब के विरोध में पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी नाम से एक गुट बना। अप्रैल 1971 में अपनी जान बचाने के लिए 10 लाख शरणार्थी भारत में आए। उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ये जानती थी कि जब तक ईस्ट पाकिस्तान में शांति नहीं होगी तब तक ये लोग वापस नहीं जाएंगे, और ईस्ट पाकिस्तान में शांति तब तक नहीं हो सकती थी जब तक कि वहाँ से पाकिस्तानी आर्मी को हटाया ना जाए। उस वक्त हिंदुस्तानी फौज के फील्ड मार्शल थे जनरल मानिक शॉ। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने उस वक्त के हालात को देखते हुए जनरल मानिक शॉ के सामने युद्ध का प्रस्ताव रखा, लेकिन जनरल मानिक शॉ ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। जनरल मानिक शॉ का मानना था कि जंग शुरू करने के लिए ये समय सही नहीं है, क्योंकि उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान में बारिश का समय रहता है और ऐसे हालातों का फ़ायदा उठाकर चीन और पाकिस्तान हिंदुस्तानी फ़ौज पर हमला कर सकता है और हिंदुस्तानी फ़ौज को तीनों ओर से दुश्मन का सामना करना पड़ सकता है। जनरल मानिक शॉ ने ये प्रस्ताव रखा कि हम नवंबर तक युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन अप्रैल से नवंबर तक हम मुक्ति वाहिनी को लड़ाई के लिए ट्रेन कर सकते हैं और नवंबर तक हम भारतीय सैनिकों को लड़ने के लिए तैयार कर सकते हैं। हिंदुस्तानी सरकार का मकसद बिल्कुल साफ था, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तानी आर्मी से बचाना और जो लोग पूर्वी पाकिस्तान छोड़ के भारत में आए थे उन्हें उनकी ज़मीन पर वापस बसाना। इसी बीच पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ से 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडियन टेरिटरी में हवाई हमले किए, जिसमें श्रीनगर, पठानकोट, चंडीगढ़ एयरबेस, आगरा एयरबेस पर भारी बमबारी की गई। हिंदुस्तानी सरकार भी इसी का इंतज़ार कर रही थी कि पहली गोली हम नहीं चलाएंगे, क्योंकि उस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी का काफ़ी प्रेशर था। और जैसे ही पाकिस्तानी एयरफोर्स का हमला हुआ, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के साथ जंग का ऐलान कर दिया। कुछ ही घंटों पहले पाकिस्तान ने भारतीय एयरफील्ड्स पर हवाई हमला किया है। मैं भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पाकिस्तान के साथ जंग का ऐलान करती हूँ। पाकिस्तानी सेना को यह अंदाज़ा था कि हिंदुस्तान की ज़्यादातर सेना पूर्वी पाकिस्तान में तैनात है। इसी का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान की सेना ने राजस्थान के लोंगेवाला पोस्ट पर हमला कर दिया। राजस्थान के जैसलमेर में स्थित लोंगेवाला पोस्ट पर भारतीय सेना के सिर्फ 120 जवान तैनात थे। पंजाब रेजिमेंट को लोंगेवाला पोस्ट पर तैनात किया गया था और लोंगेवाला के कमांडर इन चीफ थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। क्योंकि पाकिस्तान ने हमला रात के वक्त किया था और वो पूरी टैंक रेजिमेंट के साथ थे और लोंगेवाला पोस्ट पर तैनात थे सिर्फ 120 जवान, जो चारों तरफ से पाकिस्तानी सेना से घिर चुके थे। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने उस वक्त इंडियन एयरफोर्स से मदद मांगी, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के पास उस वक्त सिर्फ हंटर जहाज़ थे जो रात को नहीं लड़ सकते थे। हिंदुस्तानी सरकार ने आखिरी फैसला मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी और पंजाब रेजिमेंट के जवानों पर छोड़ा था कि वो मुकाबला करें या पीछे हटें। मेजर कुलदीप सिंह और पंजाब रेजिमेंट ने 120 जवानों के साथ पूरी पाकिस्तानी टैंक रेजिमेंट का सामना करने का फैसला किया और उन्होंने सुबह होने तक पाकिस्तानी आर्मी का सामना किया। सूरज की पहली किरण के साथ इंडियन एयरफोर्स ने लोंगेवाला में एयर स्ट्राइक किया और पाकिस्तानी टैंक्स को बर्बाद कर दिया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने हमला किया और 4 दिसंबर 1971 को इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने जवाबी हमला किया और 5 दिसंबर 1971 को इंडियन नेवी ने भी हमला कर दिया और कराची बंदरगाह को तबाह कर दिया। उस वक्त इंडियन नेवी के दस्ते में सबसे पावरफुल जहाज़ था INS विक्रांत, और वेस्ट पाकिस्तान ने INS विक्रांत को ख़त्म करने के लिए जहाज़ उतारा था PNS गाजी। ये एक पनडुब्बी था। पनडुब्बी वो जहाज़ होता है जो समुंदर के ऊपर भी तैर सकता है और समुंदर के अंदर भी तैर सकता है। PNS गाजी पनडुब्बी का मकसद था ईस्ट पाकिस्तान में इंडियन नेवी को कमज़ोर करना। ईस्ट पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी पाकिस्तानी सेना को ज़मीनी स्तर पर मार रही थी और मुक्ति वाहिनी का साथ दे रही थी हिंदुस्तानी फ़ौज। और इसी बीच एयरफोर्स ने भी पूर्वी पाकिस्तान पर हमले तेज कर दिए थे। इंडियन नेवी ने वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से आने वाली हर मदद को ब्लॉक कर दिया था। बंगाल की खाड़ी में INS विक्रांत ने PNS गाजी के लिए पूरी तरीके से ब्लॉकर का काम किया, ताकि पाकिस्तानी आर्मी को लड़ने के लिए किसी भी तरह के साधन न मिल सके। PNS गाजी का अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर 1600 किलोमीटर का फासला तय करना और पाकिस्तानी आर्मी तक मदद पहुंचाना इतना आसान नहीं था।
पीएनएस गाजी को अगर कोई जहाज मार सकता था तो वो था आईएनएस राजपूत। हिंदुस्तान के विशाखापट्टनम पोर्ट पे आईएनएस राजपूत ने पीएनएस गाजी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। उस वक्त पाकिस्तान ने ये मुद्दा यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया था, लेकिन रशिया जो भारत का समर्थक देश है उसने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया। पाकिस्तान का साथ देने के लिए और आईएनएस विक्रांत को ख़त्म करने के लिए अमेरिका ने भी अपने नेवल जहाज समुद्र में उतारे और भारत की मदद करने के लिए रशिया ने भी अपने नेवल जहाज समुद्र में उतारे। उस वक्त रूस ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि अगर अमेरिकी जहाज़ों ने आईएनएस विक्रांत पर हमला किया तो ये हमला रूस पर माना जाएगा। युद्ध में इंग्लैंड ने भी अपनी एयरफोर्स को भारतीय सेनाओं के खिलाफ उतारने का फैसला किया था, लेकिन रूस के जहाज़ परमाणु हथियारों से लैस थे और उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड की सारी सैनिक गतिविधियों को रोक दिया। इसी बीच इंडियन एयरफोर्स ने पूर्वी पाकिस्तान पर हमले तेज कर दिए थे। उस वक्त के लेफ्टिनेंट निर्मलजीत सिंह अरोड़ा ने जनरल नियाज़ी को सरेंडर करने के लिए कहा, और वो भी सिर्फ आधे घंटे में। जनरल नियाज़ी के सामने ये खुली शर्त रखी गई कि अगर आपने सरेंडर किया तो आपके सैनिकों को नहीं मारा जाएगा और ये सरेंडर ढाका के खुले मैदान में होगा। 16 दिसंबर 1971 को जनरल नियाज़ी ने आत्मसमर्पण दस्तावेज़ों पर दस्तखत किए। ये सरेंडर ढाका के रेस कोर्स के खुले मैदान में किया गया। ये रिकॉर्ड आज भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है कि एक साथ 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हिंदुस्तानी फ़ौज के आगे आत्मसमर्पण किया और हथियार डाल दिए। 93,000 सैनिकों को एक साथ जेल में बंद किया गया और बाद में सभी 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को छोड़ दिया गया। उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद होकर बांग्लादेश बना, जहाँ की राजधानी बना ढाका। शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान से स्वतंत्र कराया गया। शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना आज़ाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान का जीता हुआ क्षेत्र भारत चाहता तो अपनी टेरिटरी में मिला सकता था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। किसी शायर ने खूब लिखा है कि जंग तो चंद रोज़ होती है पर ज़िंदगी बरसों तलक रोती है। लेकिन इतिहास की तारीख शाहिद है कि जब भी हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी फ़ौज में जंग हुई है तो पहली गोली हमेशा दुश्मन ने चलाई है और आखिरी गोली हिंदुस्तानी फ़ौज ने। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। दिस इज़ पवन साइनिंग ऑफ।